अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, तीन अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे LOC पर। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, ऐसा इंडियन सोर्सेज का कहना है। और 16 से 18 अक्टूबर के दरमियान भी इंडियन फोर्सेस को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये नुकसान पाकिस्तान पर किसी और वजह से डाला गया था। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का हम कुछ हिस्सा भी इस वीडियो में शामिल कर देंगे ताकि पहले बातें की गई थी उनको हम नई सब डेट से रिलेट कर सकें। दूसरी बात करेंगे कि पाकिस्तान में PMA 148 लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट सेरेमनी हुई थी, जिसमें फ़लस्तीनी कैडेट्स को भी पास आउट किया गया है। और उसके अलावा दूसरे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान इस तरह कोऑपरेट करता है और उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और तीसरा बात करेंगे कि इजिप्शियन सदर अल सीसी ने कहा है कि रफ़ा कॉरिडोर यानी कि जो गज़ा यानी फ़लस्तीन और इजिप्ट के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ इसराइल ने बॉम्बिंग की है। तो इजिप्शियन एयरफोर्स कहाँ थी? और इजिप्शियन एयरफोर्स का इस काबिल नहीं थी कि वो इजरायली एयरफोर्स को रोक पाती, कोई जवाब दे पाती। इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि एक बार फिर हॉट हुई है, ऐसा इंडिया का कहना है। 21 अक्टूबर को इंडियन सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ झड़पें हुई हैं। इनमें इंडियन साइड ये क्लेम करती है कि एक इंडिया का सोल्जर जख्मी हुआ है और वो भी पाकिस्तान के स्नाइपर अटैक की वजह से। बहरहाल यहाँ दो सेक्टर्स की बात की जा रही है। पहला केरन सेक्टर जहाँ इंडियन सोल्जर जख्मी हुआ है, और दूसरा है आर्मिया सेक्टर जम्मू का, जहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स और इंडियन BSF के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। और इसी तरह के कुछ वाक़यात 16 से 18 अक्टूबर के दरमियान भी पेश आए थे, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर कुछ क्लेम या कुछ इल्ज़ामात लगाए, लेकिन पाकिस्तान उन तमाम क्लेम्स को रद्द करता है। अब जो रिसेंट इंडिया की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, अभी इस वक्त कुछ भी मालूमात पब्लिक में नहीं है। ये वही मालूमात है जो इंडियन सोर्सेज से आई है, पाकिस्तानी सोर्सेज से ना तो इसकी तस्दीक की गई है और ना ही इसकी तरदीद की गई है। बहरहाल अभी तक की जो मालूमात हैं, 16 से 18 अक्टूबर के दरमियान भी कुछ इंडियन सोल्जर्स मारे गए मिस्टीरियसली, उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा। बहरहाल हम बात कर लेते हैं 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को दो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं LOC के करीब ही अपनी पोजीशन पर। और ये 18 अक्टूबर को जो वाक़या होता है, इसे इंडिया का टाइम्स नाउ जो न्यूज़ एजेंसी है वो रिपोर्ट करती है। इस बारे में ये इंडियन साइड ये क्लियर नहीं करती कि किस सेक्टर में, LOC के नज़दीक किस सेक्टर में ये वाक़या पेश आया। बहरहाल इतना कहा जाता है कि दो इंडियन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए हैं काफ़ी शदीद तरीके से। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि LOC पर किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई, बल्कि ये कश्मीर में मौजूद जो फाइटर मूवमेंट्स हैं उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद जो अगला वाक़या रिपोर्ट किया जाता है वो हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट करता है। हिंदुस्तान टाइम ये रिपोर्ट करता है कि एक इंडियन आर्मी सोल्जर की डेड बॉडी मिली पूंछ सेक्टर में। अब पूंछ भी आपको पता है कि बिल्कुल LOC के नज़दीक ही मौजूद है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के मौजूद ये जो एरिया था पूंछ, यहाँ जो इंडियन आर्मी के सोल्जर की डेड बॉडी मिली उसका नाम था रधाम शर्मा। और रधाम शर्मा के बारे में इंडियन साइड ने ये कहा, या इंडियन आर्मी ने ये कहा कि इसने सुसाइड कर ली, यानी कि खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके अलावा दूसरे सोर्सेज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी के सोल्जर को बाकायदा एक फाइट में या एक गन इनकाउंटर में मारा गया था, ना कि उसने खुदकुशी की थी। फिर एक और इंडियन न्यूज़ चैनल या न्यूज़ एजेंसी ही रिपोर्ट करती है कि 16 अक्टूबर को एक इंडियन आर्मी का सोल्जर इंजर्ड हो जाता है एक एक्सप्लोजन में। एक माइन पर उसका पाँव आता है बारूदी सुरंग पर, और धमाका होता है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इसके बारे में कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि ये सोल्जर जिंदा अब नहीं बच सका था, और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक से ज़्यादा सोल्जर ज़ख्मी हुए थे या मारे गए थे। और ये वाक़या पेश आया था राजौरी सेक्टर में, नौशेरो सेक्टर जो है। और अब 21 अक्टूबर को जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एटलीस्ट एक इंडिया का सोल्जर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से। दूसरा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी की एकेडमी काकूल, वहाँ 148 PMA लॉन्ग कोर्स की तकरीब पासिंग आउट सेरेमनी होती है। इस पासिंग आउट सेरेमनी में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कैडेट्स मौजूद थे, जिनमें यमन, मालदीव, मुख्तलिफ मिडल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज़ और फ़लस्तीनी कैडेट्स भी मौजूद थे। इन फ़लस्तीनी कैडेट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर काफ़ी ज़्यादा फ़लस्तीनी ट्रूप्स को पाकिस्तान ट्रेन करता है, और इनकी खासतौर पर स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है गोरीला वॉरफेयर के लिए और मुख्तलिफ दूसरी टैक्टिक्स को सिखाने के लिए। इसी टॉपिक की बुनियाद पर हम ये भी बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली गज़ा में कुछ इमदादी सामान भेजा है, लेकिन वो गज़ा के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि रफ़ा कॉरिडोर बंद है, जिसके बारे में हम अगली अपडेट में बात करेंगे, जहां इजिप्शियन प्रेसिडेंट अल सीसी ने यह कहा है कि वहां इसराइल ने बॉम्बिंग की है। तो रफ़ा कॉरिडोर क्यों नहीं खोला जा रहा? रफ़ा कॉरिडोर की एक हिस्ट्री
और उसके अलावा यहाँ किन किन ताकतों का बेसिकली ज़्यादा असर और रसूख है, उस पर हमने कंप्लीट वीडियो सेकंड चैनल पर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और उसके अलावा रिप्लाइज में भी पिन किया होगा। इजिप्शियन सदर ने अपने एक रिसेंट बयान दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसमें इजिप्शियन सदर अल सीसी ये कहते हैं कि रफा कॉरिडोर को हमने बंद नहीं किया, बल्कि रफा कॉरिडोर के नज़दीक इजरायली फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की है। अब रफा कॉरिडोर ये वो एरिया है जो कि गज़ा को मिस्र के साथ मिलाता है और ये वो एरिया है जहाँ से कोई भी दूसरी कंट्री इमदाद भेज सकती है या गज़ा की तरफ जा सकती है। उसके अलावा कोई दूसरा एरिया या जगह नहीं है और यही जगह स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मिस्र यहाँ किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई करने का ऐसा काबिल नहीं है, बिकॉज मिस्र की जो तमाम किस्म की जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के ही अंडर आती है और मिस्र के पास अगर हम उनकी एयरफोर्स की बात कर लें तो F-16 मौजूद हैं जो कि बगैर किसी मिसाइल के उनके पास मौजूद है। मतलब कि मॉडर्न वॉरफेयर में आपको BBR मिसाइल्स चाहिए होती हैं और इजिप्शियन एयरफोर्स के F-16 बगैर किसी BBR मिसाइल के आते हैं। उनके पास AIM-120 मिसाइल्स नहीं हैं, तो वो किसी भी सूरत में इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और इवन आर्म फोर्सेस की भी बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका की तरफ से लिया गया है या उसके अलावा नेटो इत्तेहादी कंट्रीज़ की तरफ से लिया गया है, तो उनकी पाबंदियां या उनकी रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह मौजूद है। और गज़ा और इसराइल के दरमियान जो हो रहा था वो तो सबको पता है, लेकिन अगर रफा कॉरिडोर पर इसराइल आके बॉम्बिंग करता है तो जाहिर बात है ये मिस्र के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि एक कंट्री आपके एक सरहद पर आके बॉम्बिंग करके चला जाता है और आप सिर्फ बयान देने के काबिल हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपको भी पता है कि हमने जिस चीज़ से लड़ना है वो चीज़ ही जब हमारे पास नहीं है तो लड़ेंगे किस चीज़ से। और जितनी भी कंट्रीज़ ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फ़लस्तीन के लिए वो तमाम की तमाम इस वक्त इजिप्ट में ही सीज़ है। उसे रफा कॉरिडोर के ज़रिए ही फ़लस्तीन में पहुंचाना था, लेकिन रफा कॉरिडोर थोड़ी देर के लिए खोली गई थी, लेकिन इजरायली बॉम्बिंग के बाद उसे बंद करना पड़ा या इजिप्ट ने उसे खुद ही बंद कर लिया। 200 से भी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ट्रक्स वहां मौजूद है, लेकिन सिर्फ 20 को जाने की इजाज़त दी गई है। तो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।